Hello everyone, the revaluation of assets. We read, so in such a case, revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account called revaluation account. इस अकाउंट के थ्रू असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है. समटाइम्स दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जब रिवैल्यूएशन होता है तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके होता है. इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, इसका नेचर क्या है? ये नॉमिनल नेचर का होता है. तो दिस अकाउंट इज़ नॉमिनल इन नेचर. ये नॉमिनल होता है. तो याद रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल इन नेचर होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं रिवैल्यूएशन असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का. ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजीली आपके समझ में आ जाएगा. मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, इसे ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, चार्ट के थ्रू समझाऊंगा कि असेट्स का रिवैल्यूएशन होगा तो उसमें कितने वेरिएशन आएंगे, लाइबिलिटीज़ का होगा तो उसमें क्या वेरिएशन आएगा. इसके थ्रू हम इनका अप एंड डाउन समझेंगे, फिर इसी से रिलेटेड इनकी जनरल एंट्री भी बनाएंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. देखिए क्या है. रिवैल्यूएशन करने वाले हम असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे असेट्स पे और लाइबिलिटीज़ पे. ठीक है, देखिए समझिए. असेट्स का नेचर होता है वो डेबिट नेचर की होती है. मींस असेट्स जितनी भी होंगी उनका नेचर होता है डेबिट का. ओके. लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट का. जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और जितनी भी असेट्स होती हैं वो डेबिट नेचर की होती हैं. ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई असेट्स बनेगी तो डेबिट होके ही बनेगी और कोई लाइबिलिटीज़ बनेगी तो वो क्रेडिट होके ही बनेगी. मींस जब हम उसे क्रेडिट करेंगे तो एक नई लाइबिलिटीज़ का जन्म होगा और यदि किसी असेट्स को हम डेबिट करेंगे तो एक नई असेट्स का जन्म होगा. तो असेट्स बनती है डेबिट होके, लाइबिलिटीज़ बनती है क्रेडिट होके. ठीक है, तो देखिए इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है. अगर हम किसी असेट्स को डेबिट कर देंगे इट मीन्स हमने उसे इंक्रीज कर दिया. प्लस का मीन्स है उसे इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना. ऐसे ही किसी लाइबिलिटीज़ को यदि क्रेडिट कर देंगे इट मीन्स हमने उसे इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कर दिया मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, तो इस नेचर को याद रखेंगे आप कि असेट्स का नेचर क्या होता है. असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का. असेट्स का नेचर होता है डेबिट का और लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट का. ये डेबिट होके इंक्रीज होती हैं क्या, एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होके इंक्रीज होंगी. ठीक है, अब समझते हैं एसेट्स में क्या क्या डिफरेंस आएगा. देखिए जब किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे तो या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, ऐसे ही किसी लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करेंगे तो उस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी. दो ही इफेक्ट पड़ेंगे. तो देखिए किसी असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे तो असेट्स की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी यानी प्लस का साइन मतलब इंक्रीज हो जाना, या डिक्रीज होगी. डिक्रीज मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो असेट्स का जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो या तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी. ऐसे ही लाइबिलिटीज़ का नेचर है क्रेडिट का. जब लाइबिलिटीज़ का आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी. तो लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी. दो इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, अब देखिए अभी हम इसको भूल जाते हैं, अनरिकॉर्डेड पार्ट को अभी याद नहीं करते हम. ठीक है, अभी हम केवल इंक्रीज और डिक्रीज को ध्यान में रखते हैं. ठीक है, अब इससे रिलेटेड इनकी एंटी भी बनाएंगे. याद है रिवैल्यूएशन अकाउंट
का यूज़ करके ही हम असेट्स का और लायबिलिटीज़ का हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, देखिए असेट्स डेबिट होती हैं, ठीक है, असेट्स डेबिट होती हैं, तो इंक्रीज़ कैसे होंगी, डेबिट हो गई। तो जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तब हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तब हम उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो असेट्स डेबिट होके बढ़ती है और क्रेडिट होके डाउन होती है। ठीक है, ये इसका बेस था। अब लायबिलिटीज़ के बेस पे आइए। लायबिलिटीज़ का नेचर क्या है, क्रेडिट का। लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी है तो हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करना है तब हम लायबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। असेट्स को इंक्रीज़ करवाना है तो असेट्स को हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, असेट्स को जब भी हम इंक्रीज़ कराएंगे तो उसे डेबिट कर देंगे। असेट्स को डिक्रीज़ कराना है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो असेट्स डेबिट होके इंक्रीज होती है, क्रेडिट होके डिक्रीज होती है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ का नेचर है क्रेडिट का, तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कराना है तब हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कराना है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये इनका बेस था। क्रेडिट करने से लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, डेबिट करने से लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इनकी एनटीवी बनाते हैं। देखिए, अगर किसी असेट्स की वैल्यू रिवैल्यूएशन के टाइम पर इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या एंटी बनाते हैं। देखिए, असेट्स को हमें डेबिट करना है तब हम उस असेट्स का नाम यूज़ करेंगे, एंटी बनाएंगे। तो असेट्स जब इंक्रीज होती है तो एंटी क्या बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तुमने एंटी में देखा कि असेट्स हमने डेबिट की है, क्यों, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो रिवैल्यूएशन पर जब किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो हम एंटी क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं डिक्रीज पे। डिक्रीज होती है वैल्यू तो क्या एंटी बनेगी, जब हम डिक्रीज़ करते हैं किसी असेट्स को तो हम असेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर डेबिट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंटी बनाएंगे, डिक्रीज़ करने पे ये एंटी बनती है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्यों, हमने असेट्स को क्या करना है, डिक्रीज़ के टाइम पर क्रेडिट करना है। हमने क्रेडिट किया कि नहीं किया, तो डिक्रीज़ के टाइम पर एंटी बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो असेट्स जब इंक्रीज होगी तो क्या एंटी बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स डिक्रीज होगी तो एंटी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो लायबिलिटीज़ को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। क्यों, लायबिलिटीज़ का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, वो क्रेडिट होके ही इंक्रीज होगी। तो लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करना है तो एंटी बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। लायबिलिटीज़ के इंक्रीजमेंट पे बनेगी, क्या बनेगी, जब लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगे तो एंटी बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। ओके, अब लायबिलिटीज़ की वैल्यू डाउन भी तो हो सकती है, जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू डाउन हो जाएगी तब हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंटी बनाएंगे लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंटी क्या बनेगी, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे केस में हमने क्या देखा कि लायबिलिटीज़ बढ़ती है तब हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। एंटी क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। और जब लायबिलिटीज़ की वैल्यू डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तब हम लायबिलिटीज़ को डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये थी असेट्स के इंक्रीजमेंट पर और असेट्स के डिक्रीजमेंट की एंट्री। असेट्स का इंक्रीजमेंट है तो असेट्स को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। असेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो असेट्स को क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। इसमें जस्ट अपोजिट चलती है ये, क्यों, उसका नेचर डेबिट का तो इसका नेचर क्रेडिट का, तो इसके अपोजिट चलती है। वो डेबिट होने से बढ़ती है, ये क्रेडिट होने से बढ़ती है। तो जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो एंटी क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। और लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तब हम क्या एंटी बनाएंगे, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट, ये था असेट्स की और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन का बेस। अब आते हैं अनरिकॉर्डेड पे।
अनरिकॉर्डेड का मीन्स समझते हैं। अनरिकॉर्डेड का मीन्स ये है कि जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, उस टाइम ये देखने को आता है कि कई सारी असेट्स ऐसी हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारी फर्म में तो हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसी असेट्स को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। ऐसे ही कई सारी लाइबिलिटीज़ भी ऐसी होती हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है लेकिन फर्म में हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर ऐसी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए इसका बेस समझिए। जब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा होगा तो असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन करने पे तो ये इम्पैक्ट हो रहा है। फिर साथ ही साथ ये देखने में आएगा कि एक असेट्स है जो कि रिकॉर्ड होनी है, यानी पहले वो बुक्स में नहीं थी, अब वो बुक्स में आ रही है, तो इम्पैक्ट क्या बन रहा है, असेट्स इंक्रीज ही तो हो रही है, असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट सेम एज इंक्रीज वाले बेस को लेके किया जाता है। तो किसी असेट्स जो कि अनरिकॉर्डेड है, कोई असेट जो कि अनरिकॉर्डेड है, जब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे प्लस करेंगे। प्लस करेंगे मतलब बढ़ा रहे हैं तो हम असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट सेम एज इंक्रीज जैसा होता है, जैसे कि हम असेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एंटी क्या बनाएंगे हम, एंटी सेम एज बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, सेम एज इम्पैक्ट ऐसा इंक्रीज जैसा, यानी कि किसी असेट्स को बुक में लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही सेम एज लायबिलिटीज़ के साथ भी होता है। कोई लायबिलिटीज़ पहले बुक्स में नहीं थी लेकिन अब वो बुक्स में आ रही है, जब वो बुक्स में आएगी तो सेम एज इम्पैक्ट इंक्रीज जैसा होगा, उस लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। और एंटी क्या बनाएंगे, तो किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी एंटी सेम एज इंक्रीज जैसी बनती है। क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, उसका इम्पैक्ट सेम एज इंक्रीज जैसा होता है, ठीक है। तो ये था रिवैल्यूएशन की इम्पैक्ट को दिखाता हुआ एक चार्ट। जिसके बाद क्या होता है, जब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर असेट्स का और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कर लिया जाता है तो रिवैल्यूएशन पे का रिजल्ट पता किया जाता है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसकी एंट्री और समझते हैं क्या एंट्री बनती हैं। अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ऑन रिवैल्यूएशन तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर फर्म ने रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट अर्न किया है, असेट्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम बढ़ पाई है, तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो किस एंट्री से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट के केस में। जब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पता किया जाता है तो अगर प्रॉफिट आएगा तो एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आया तो यानी कि असेट्स की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ पाई जितनी कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, तो लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू असेट्स, तो ये लॉस होगा। लॉस के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है। क्या एंट्री बनेगी लॉस के केस में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, लॉस के केस में ये डेबिट हो जाएगा। ये लॉस के केस में जब फर्म को रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाता है तो एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन से ओवरऑल कितनी एंट्री बन सकती हैं, ठीक है। असेट्स के बढ़ने से, घटने से, उसके अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करने से ये 3 एंट्री बनती हैं।
किसी लाइबिलिटीज़ के बढ़ने पर, घटने पर, अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करने पर ये 3 एंटी बनती हैं। उसके बाद इनका रिजल्ट निकाला जाता है। अगर ओवरऑल ये ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये कम बढ़ पाई हैं तो रिजल्ट में क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्या निकलेगा रिजल्ट में? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की एंट्री क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उल्टा हो जाए तो, यानी ये ज़्यादा बढ़ जाए और वो कम बढ़े, इनके कंपैरिजन में इनकी वैल्यू डाउन हो जाए, तो क्या आएगा? लॉस आएगा। लॉस के केस में क्या एंट्री बनाएंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से ये रिवैल्यूएशन का ओवरऑल टॉपिक था, जिसमें हमें ये सीखना था कि जनरल एंट्री कैसे कैसे बनती हैं। तो 3 एंट्री असेट्स की और 3 एंट्री लायबिलिटीज़ की और 1 एंट्री या तो प्रॉफिट की बनेगी या लॉस की बनेगी। इस तरीके से रिवैल्यूएशन की ये एंट्री बनती हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का होता है। ओके, अभी हम इसका फॉर्मेट और समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, इन्हीं एंट्री को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करना होगा। ठीक है, और उसी अकाउंट से हम डायरेक्टली ये पता कर लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं कि उन जनरल एंट्री से रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। उन जनरल एंट्रीज़ की जो हमने लास्ट में अभी रीड करी थी, उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे कैसे पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। ये तो हर ईच अकाउंट का यही बेस है कि वो अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि असेट्स के इंक्रीजमेंट पर, असेट्स के डिक्रीजमेंट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। ये यूँ समझना है क्योंकि इस पे एमसीक्यू बहुत आते हैं कि असेट्स के इंक्रीजमेंट पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नो इम्पैक्ट, नन ऑफ दीज। इस तरीके से एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रिसेंटली सीखते हैं कि यहाँ पर किसी असेट्स के इंक्रीजमेंट पर और डिक्रीजमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले असेट्स को बेस लेके चलेंगे, फिर लायबिलिटीज़ का बेस लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले असेट्स को समझते हैं। देखिए, किसी असेट्स का इंक्रीजमेंट होगा तो असेट्स इस साइड पोस्ट होगी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट होने से असेट्स इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि असेट्स के इंक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आपने देखा, असेट्स का इंक्रीजमेंट हो या असेट्स कोई जो अनरिकॉर्डेड थी उसे रिकॉर्ड करें, उस पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसके अपोजिट चलते हैं। क्या, अगर असेट्स डिक्रीज हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। माइनस का मतलब असेट्स डिक्रीज हुई है। असेट्स जब डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। प्लस का मतलब है असेट्स का इंक्रीज हो जाना। असेट्स जब इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। असेट्स का इंक्रीज होना, किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब किसी असेट्स के डिक्रीजमेंट पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो असेट्स का रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट। अब हम समझेंगे लायबिलिटीज़ का इम्पैक्ट। लायबिलिटीज़ इससे अपोजिट इम्पैक्ट डालती है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। कैसे डालेगी, देखिए, किसी लायबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे, किसी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो किसी लायबिलिटीज़ का बढ़ना मीन्स अगर कोई लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है एंड उसको रिकॉर्ड किया जाता है
किसी असेट्स किसी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है या इंक्रीज करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है लायबिलिटीज़ के इंक्रीजमेंट पर या किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने पर। ओके, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा कब? जब किसी लायबिलिटीज़ को हम डिक्रीज कर रहे होंगे, लायबिलिटीज़ को डिक्रीज कर रहे होंगे, तो लायबिलिटीज़ को डिक्रीज करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ओवरऑल आप सबको समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट असेट्स को डिक्रीज करने पर डेबिट होता है, लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करने पे डेबिट होता है, किसी लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करने पर भी डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 3 टाइप से डेबिट होता है। 3 बेस है इसके क्रेडिट होने के। कैसे कैसे? किसी असेट्स को इंक्रीज करने पर, किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने पर, किसी लायबिलिटीज़ को डिक्रीज करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। कब कब क्रेडिट होगा? फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ असेट्स, फॉर डिक्रीजमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेस। अब रटने वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका बेस था, इससे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको रटवा देता हूँ ये कैसे रटा जाता है। देखिए, पहले असेट्स को बताता हूँ। असेट्स क्रेडिट साइड से बढ़ती हैं और डेबिट साइड से कम हो जाती हैं। एक चीज़ याद रखेंगे आप, या तो असेट्स का बेस याद रखो या लायबिलिटीज़ का। ऐसा क्यों करेंगे? अगर एक चीज़ का बेस याद रखेंगे तो दूसरी उसके अपोजिट चल रही है। ठीक है ना? तो देखो, असेट्स का बेस याद रखें। असेट्स क्रेडिट होने पे इंक्रीज होती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट होने पर असेट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो वो इंक्रीज होंगी, और असेट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे तो वो डिक्रीज होती हैं। तो इंक्रीजमेंट ऑफ असेट्स इस साइड, डिक्रीजमेंट ऑफ असेट्स इस साइड। लायबिलिटीज इससे उल्टा चलेंगी, इधर डिक्रीजमेंट ऑफ असेट्स आता है तो इधर इंक्रीजमेंट ऑफ लायबिलिटीज आएगा। तो इंक्रीजमेंट ऑफ लायबिलिटीज डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द क्रेडिट साइड फॉर डिक्रीजमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स का और लायबिलिटीज़ का पोस्टिंग लगाना, कैसे पोस्टिंग लगती है और कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इसे आप रट भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, इसका टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये टोटल यहाँ होगा, ये टोटल यहाँ होगा, ये टोटल यहाँ हो जाएगा। इसमें से ये तीनों माइनस कर देंगे और जो भी निकलेगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद करो वो वाली एंट्री जब प्रॉफिट की एंट्री होती थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर ये साइड ज़्यादा है मींस डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। इसे बोलते हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसे भी कहाँ डेबिट कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस के केस वाली एंट्री याद करिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, अब इनमें से होगा एक ही, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन का बेस। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो नया टॉपिक है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ये सेम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे रिवैल्यूएशन वाला
टॉपिक भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है, ये टॉपिक भी सेम एज वही है। देखिए, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो या कोई रिजर्व हो, क्या करते हैं एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया जाता है इनकी अमाउंट को। ये काम हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले टॉपिक चैप्टर को कर रहे थे, तब उसमें भी हमने ये खूब किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर लॉस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उससे क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो देखिए, तो एंटी क्या बनाएंगे? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या फिक्टिशियस एसेट्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ये एंटी बनाई जाती है। ठीक है, ये टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना। हमने इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी हमारा जो लास्ट रह गया है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पॉइंट को हम सबसे लास्ट में समझेंगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करने सीख जाएंगे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन लगाते हैं। सो स्टूडेंट, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। देखिए, सो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की एडमिशन के टाइम की। क्या क्या है बैलेंस शीट में? कैपिटल दे रखी है ए और बी की 40,000, 30,000, 70,000 की कैपिटल है। एंड कंपनसेशन रिजर्व है 4,000 का, क्रेडिटर है 2,000 के, प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, 86,000 की लाइबिलिटीज़ है। असेट्स पे आते हैं, मशीनरी 30,000 की, फर्नीचर 20,000 का, स्टॉक 15,000 का, डेटर्स 15,000 के, बैंक है 6,000 की। इस तरीके से बैलेंस शीट 86,000 की है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन फॉर 1/4 शेयर। सी का एडमिशन हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। क्या क्या चेंज आ रहा है? सी विल ब्रिंग 24,000 एज कैपिटल। सी 24,000 कैपिटल के लेके आएगा एंड ₹6,000 फॉर गुडविल। गुडविल के 6,000 लेके आएगा। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाई 12,000 and value of stock is reduced to 13,000. Provident fund is to be raised by provident fund be raised by ₹1,000 and creditor of ₹6,000 unrecorded। ये रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? ये बोल रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें लेजर भी बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो लेजर में क्या क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो फिर प्रिपेयर करते हैं इनके लेजर एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में हमने देखा था कि फर्नीचर है उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड है। तब हम क्या करेंगे? फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड है तो एसेट्स है, एसेट्स अंडर वैल्यूड है तो उसे इंक्रीज़ करना होगा, और एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे फर्नीचर की अमाउंट से 12,000 से। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि एक क्रेडिटर हैं वो अराइज होने हैं, तो हमने क्रेडिटर को बनाना है, और जब कोई लाइबिलिटीज़ बनती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो लाइबिलिटीज़ बना ली है हमने। एक लाइबिलिटीज़ ये है, एक लाइबिलिटीज़ ये है। प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड करना था हमें ₹1,000 का। तो 2 लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, एक क्रेडिटर के नाम से, एक प्रोविडेंट फंड के नाम से। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। नेक्स्ट है असेट्स। एक असेट्स भी डिक्रीज़ हो रही है जो कि स्टॉक है। स्टॉक हमारा ₹2,000 से क्या हो रहा है? स्टॉक क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है ₹2,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट होगा। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में और डेबिट में पोस्टिंग लगा दी है। अब हम देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तब हमने देखा
ये क्रेडिट साइड का टोटल जा रहा है, क्रेडिट साइड के टोटल में से ये माइनस कर देंगे और आएगा प्रॉफिट 3000 का। ये 3000 का प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे 1875 और 1125, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। इस रेशियो में हमने इस 3000 को ब्रेक करके दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे सबसे पहले 40,000, 30,000, ये इनकी कैपिटल का बैलेंस शीट में दिया हुआ था। नेक्स्ट थिंग है, जो न्यू पार्टनर है 24,000 कैपिटल के लेके आया, तो वो कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक के नाम से पोस्ट कर देंगे 24,000 का। ओके, नेक्स्ट थिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन के नाम से प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया 1875 एंड 1125 का। नेक्स्ट थिंग, आप देखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बट जाता है। एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसी रेशियो में 5:3 में 2500 और 1500। तो ये 4000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट थिंग है कि इसमें जो पार्टनर जो नया पार्टनर है वो 6000 रुपीज़ की गुडविल लेके आया, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने क्या करा है, 3000 उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लिया था कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो अपना शेयर 1/4 शेयर बोथ पार्टनर से इक्वली रिसीव करता है। तो हमने इक्वली रिसीव करने का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन गया, इक्वल बन गया, यानी 1:1। तो हमने गुडविल को भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1000, 3000। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो यही टोटल हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट, अब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को पहले कंप्लीट करते हैं। बेस याद रखेंगे, इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए हमें पुरानी वाली बैलेंस शीट को बेस के रूप में यूज़ करना है। ठीक है, उसको देखते जाएंगे और इसे प्रिपेयर करते जाएंगे। अगर किसी एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में चेंज होगा, उसे चेंज करते चलेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर 2000 के बैलेंस शीट में पुरानी वाली में दे रखे हैं, जिसमें 6000 का इंक्रीजमेंट हो गया है यहाँ पे, तो 6000 ऐड हो जाएंगे और न्यू क्रेडिटर की वैल्यू हो जाएगी 8000। नेक्स्ट थिंग है प्रोविडेंट फंड। पुरानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे प्रोविडेंट फंड 10000 का है, और इस बार 1000 का प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया है, तो टोटल अब न्यू प्रोविडेंट फंड हो गया 11000 का। पार्टनर की कैपिटल डालेंगे, कैपिटल ये वाली डलेगी जो हमने फाइंड आउट करी थी, तो ये न्यू कैपिटल इसमें ऐड हो जाएगी, और इसका टोटल हो गया 107,000। और पुरानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, जो कि न्यू बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, हमने उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब असेट साइड में आते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में असेट्स में मशीनरी दे रखी थी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, तो मशीन को हमने एज इट इज़ डाल दिया 30,000 का। नेक्स्ट है फर्नीचर 20,000 का था, 12,000 का इसमें एप्रिसिएशन हो गया, ये बढ़ गया, इंक्रीजमेंट हो गया, तो 12,000 ऐड कर देंगे और टोटल हो गया 32,000 का। स्टॉक है, स्टॉक 15,000 का था, 2,000 का डेप्रिशिएट हो गया, तो 2,000 माइनस कर देंगे, 13,000 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग है डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ आएंगे 15,000 के। बैंक में चेंज आ गया, पुरानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो बैंक है 6,000 की, जिसमें 30,000 ऐड हो जाएंगे। किस चीज़ के, जो न्यू पार्टनर है 24,000 कैपिटल के लाया और 6,000 गुडविल के लाया, टोटल 30,000 रुपीज़ का बैंक बैलेंस बढ़ गया है। तो 6,000 का पहले का था, 30,000 का और हो गया, तो टोटल बैंक बैलेंस कितना हो गया 36,000 का। ये 36,000 हमने यहाँ ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे 126, बोथ साइड इक्वल हो गई। तो इस तरीके से एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी
आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को लगाइए और सीखिए। जब आप इन क्वेश्चंस को सीख जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो लास्ट टॉपिक बचा है उसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।